Good morning, dear students. Now we have finished the 2 unit of the fluid mechanics. तो this is the unit third. ये जो है आपकी यूनिट थर्ड है. ओके, तो यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गई और 2 यूनिट कंप्लीट हो गई हैं. और इन 2 यूनिट में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है. फ्लूइड प्रॉपर्टीज से लेके आपने जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओवर सबमर्ज्ड बॉडीज और फ्लोटिंग कंडीशंस, ऑल द थिंग्स यू हैव कवर्ड. इवन द वायंसी वी हैव कवर्ड. तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और इन पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स, गेट, आईएएस, इसरो, सबके न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो आए हुए न्यूमेरिकल सब क्लियर हो चुके हैं. और हम यूनिट थर्ड की तरफ मूव करते हैं. दिस यूनिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ये यूनिट जो है इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम से आते हैं, लेकिन ये यूनिट बड़ी सिंपल है. वो तो आप आसानी से चाहेंगे तो कवर हो जाएगी. लास्ट यूनिट थोड़ी डिफिकल्ट थी और दिस यूनिट इज वेरी सिंपल. तो आप इस पर पूरा फोकस करें और इस पर पूरे मार्क्स कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है. और जो आप 10 ट्वेल्थ में पढ़ते रहे हैं, एसलेशन और वेलोसिटी फील्ड, एसलेशन फील्ड, ये सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ एसलेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ेंगे. छोटी छोटी चीज़ें हैं और इन्हें आप आसानी से कवर कर सकते हैं. तो इस यूनिट पर कंसंट्रेट करें. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द काइनेमेटिक्स. तो ये स्टार्टिंग है काइनेमेटिक्स से. तो काइनेमेटिक्स है क्या, ठीक है ना. तो काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स. तो इट इज अ साइंस in which we have discussed about the motions of the particles without considering the forces, causing the motion. Okay, so you have read the number of type of motion. For example, आपने gravitational मतलब रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा होगा. तो आपने कर्विलिनियर मोशन पढ़ा होगा, आपने जो मैकेनिक्स वगैरह में. और तो इन सारी मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, इफ देयर इज अ बॉडी, यहाँ कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है. अगर आपने इस पे मान लिया एफ फोर्स लगाया, इस पर फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू इनटू एन लगा. ये इसकी रिएक्शन है और ये इसका वेट का एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में, कैलकुलेट द फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, और कैलकुलेट द एक्सेलरेशन आफ्टर सर्टेन टाइम, इसकी वेलोसिटी इतने इस तरह से. तो कभी फोर्स पूछता है, कभी वेलोसिटी पूछता है ना. और कभी ये दोनों चीज़ें पूछता है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्यों इस तरह से, इसकी अलग अलग ब्रांच हैं, इसलिए अलग अलग तरीके के चीज़ें पूछता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेके चलते हैं कि इन द केस ऑफ बॉडी मूविंग, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो वेलोसिटी है, मतलब बॉडी है तो मूव करती है, तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं. एक तो इक्वेशन होती है बी बराबर यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन बोली जाती है. दूसरा इक्वेशन जो है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कोई भी बॉडी लीनियर मोशन में है और ग्रेविटेशन में है तो जी हो जाएगा. और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दीज आर द थ्री इक्वेशंस. ये तीन इक्वेशंस हैं. दीज इक्वेशंस are used to calculate the velocity, acceleration, okay, and the distance moved by the particles. Now here we are not discussing anything about the force. हम यहाँ पे फोर्स के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव सर्टेन बॉडी फ्रॉम सर्टेन पॉइंट टू अदर पॉइंट. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में कितना फोर्स लगेगा. we are not talking about these things, we are not bother about these things. We are bother about only to calculate the velocity, acceleration, as well as displacement. These are the three variables. So this is known as the kinematics. So this branch in which we are not discussing about the force causing the motion. We are only discussing about the velocity, acceleration, and the displacement. And this branch is known as the kinematics. Okay. Once we know the velocity field, we can determine the pressure field. तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि अगर आपको वेलोसिटी किसी पॉइंट की पता लग जाती है तो विद द हेल्प ऑफ बर्नौली इक्वेशन आप प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो काइनेमेटिक्स में आप जैसे नेक्स्ट क्लास में आएंगे, हो सकता अभी आपकी सिलेबस में भी हो, मतलब हो सकता है आपका सब्जेक्ट काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन हो, कॉम. तो आप उसमें कॉम में पढ़ेंगे, इसकी फुल फॉर्म है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन. तो इस सब्जेक्ट का ही मतलब ये है कि वी डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ द मशीन. हम मशीन की मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं. वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस मोशन.
वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज थिंग्स. सो काइनेमेटिक्स, फाइनल अगर शब्दों में हम कहें तो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स विदाउट कॉजिंग और विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स कॉजिंग द मोशन. सिंपल हो गया, इसे आप समझ लें. अब काइनेमेटिक्स के अंदर फ्लूइड की स्टडी हम कितने तरीके से कर सकते हैं. फ्लूइड की स्टडी करना, इट इज नॉट ए सिंपल थिंग, इट इज ए क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. ओके, तो मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द फ्लूइड मोशन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है. तो देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी विल कैलकुलेट द मोशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स. नंबर वन इज लैग्रेंजियन अप्रोच, सेकंड इज द यूलरियन मेथड. तो नंबर वन इज द लैग्रेंजियन मेथड. तो लैग्रेंजियन मेथड में क्या है, वी विल फॉलो द ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स. ओके, हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल, एक पार्टिकल पकड़ेंगे, उसकी उस पर डाई लगा देंगे, उसे कलर कर देंगे, उस पार्टिकल को फ्लो में छोड़ देंगे. नाउ द पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है, वी विल ट्रैक दिस टाइप ऑफ थिंग्स एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट सर्टेन पॉइंट. तो वो मेथड लैग्रेंजियन मेथड कहा जाएगा. ओके, तो लिखा हुआ है, इन दिस मेथड वी ट्रेस द ईच एंड इंडिविजुअल पार्टिकल्स टू एनालाइज इट्स मोशन. The identity of particle is given by its initial position at a given time. So the position of particle at next instant is the function of its initial position and time. तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकल हमने छोड़ दिया फ्लूइड में. नाउ इट विल मूव फ्रॉम बाय डिफरेंट वेलोसिटी एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. तो हम किसी अलग प्लेस पे किसी अलग टाइम पे उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो उस मेथड को हम बोलेंगे लैग्रेंजियन मेथड. तो here the distance s is the function of initial distance s naught comma time. तो जो आपकी फाइनल डिस्टेंस होगी वो इनिशियल डिस्टेंस का फंक्शन होगी. ओके, सेकंड मेथड इज द यूलियन मेथड या यूलियन अप्रोच बोलते हैं. तो इट इज द कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच. इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये कोई रोड है मान लिया, यहाँ पे आपने इस पे कितनी गाड़ी निकल रही है, यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना है. यहाँ से कितनी, इस रोड से कितनी फोर व्हीलर्स पास होते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है. और कितने बाहर निकलते हैं, हमें ये कैलकुलेट करना है. तो हम बीच में क्या हो रहा है उस चीज़ से ध्यान नहीं देंगे. वी विल ड्रॉ ए सेक्शन ओवर हियर, ड्रॉ ए सेक्शन ओवर हियर, और यहाँ पे कैलकुलेट करते रहेंगे कितनी कार्स जो है इधर पास हुई, यहाँ से कितनी निकली. तो दिस इज द यूलियन अप्रोच. लेकिन लैग्रेंजियन अप्रोच में क्या है कि जैसे पर्टिकुलर कोई कार निकली, हम उस कार को फॉलो कर रहे हैं, वो कार कैसे जा रही है, कहाँ से मूव करा, फिर कैसे गई, फिर फाइनल कैसे एग्जिस्ट हुई और यहाँ से कब निकली. तो इफ वी आर डूइंग दिस इज कॉल्ड द लैग्रेंजियन अप्रोच. एंड इफ वी आर providing a section at certain place and count number of cars, then this is known as the Euclidean approach. Okay, तो यही लिखा है, it is a control volume approach which the fluid is in and out. ये कंट्रोल वॉल्यूम अप्रोच है जिसमें फ्लूइड इन और आउट हम देखते हैं. ठीक है, instead of tracking individual fluid particle, we define the fluid variable function of space and time within the control volume. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया, या हमने ऐसे फ्लूइड वेरिएबल की सर्टेन सेक्शन x पे डिफाइन कर दिया v बराबर 3x बाई या 3x स्क्वायर प्लस 3, v बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3. तो वी हैव डिफाइंड एट सर्टेन x एंड वी आर पुटिंग द वैल्यू एज, हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए. मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर है, x इज इक्वल टू 3 मीटर. तो हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, 3 × 3 का होल स्क्वायर प्लस 3. तो आपका 30 मीटर पर सेकंड आ गई. हम यहाँ जाके मीटर लगा के कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. हमने क्या किया, एक हमने वेलोसिटी की जो है फंक्शन ऑफ एक्स डेवलप कर लिया, एंड वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वी हैव रिक्वायर्ड द वेलोसिटी. तो दिस अप्रोच इज नोन एज द यूलियन अप्रोच, जिसमें हम ये फंक्शन डिफाइन कर देंगे एट सर्टेन सेक्शन पे और वो पूरे के लिए वैलिड होगा. इट इज ए कंट्रोल वॉल्यूम टाइप अप्रोच. ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रेशर field variable is a scalar field variable for general unsteady three-dimensional fluid flow in Cartesian coordinates. P is the function of x, y, z and t. So we have created one equation of pressure in term of x, y and t. Okay, and this equation is valid for whole region. Then this is known as the Euler approach. We are not tracking the each and individual particles here.
तो द वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रेशर इज डिफाइंड एट ए पॉइंट इन ए फ्लो फील्ड। तो किसी एक पॉइंट पर हमने डिफाइन कर दिया, बाकी पे फॉलो हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लैग्रेंजियन एंड यूलर अप्रोच। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हैं कि द लैग्रेंजियन अप्रोच is the approach in which we have tracked the each and individual particles, but in the case of Euclidean approach, we are creating it is a control volume type approach, and we are creating a function at particular point, okay, and this function is valid for whole field. So this is the overall picture about the Euclidean and Lagrangian approach. तो इसे आप समझ लें और याद रख लें, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं आता। ओके, अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ये टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो आप देखें कितने तरह के फ्लूइड फ्लो होते हैं। तो अभी तो सिंपल इसे एक बार हमें डेफिनेशन के तौर पर बता देना है। जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे जाएंगे तो ये चेक भी करेंगे कि जो किस टाइप का फ्लो है, रोटेशनल है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, स्टडी है, अनस्टडी, ये आप चेक करके भी देखेंगे। तो अभी आप मतलब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो सिर्फ इस चैप्टर में आप डेफिनेशन देखें कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, बस इतने से मतलब रखें। तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो सबसे पहला फ्लूइड फ्लो है स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, दोनों साथ साथ लिख दिए हैं। तो हम पहले देखते हैं स्टडी फ्लो क्या है, उसका उल्टा आपका अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। तो स्टडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो in which the fluid characteristic like velocity, pressure and density at a point do not change with time। मतलब स्टडी फ्लो ऐसा फ्लो है जिस फ्लो के अंदर प्रेशर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब टाइम के हिसाब से वेरी नहीं करें। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लिया कुछ सेक्शन है यहाँ पे, ठीक, इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर कई पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, इस तरह से कई पॉइंट है। मान ली इस पॉइंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पॉइंट का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपने देखा 12 PM पे। अब आपने टाइम 1 PM पे देखा, और अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर 25 ही रहा, इस पॉइंट का 20 डिग्री रहा, इस पॉइंट का 25 डिग्री रहा, इस पॉइंट का 18 डिग्री रहा, और इस पॉइंट का 15 डिग्री रहा, if the temperature of these points are not changed with respect to the time, then type of this type of flow or this type of body is known as the steady flow या स्टडी जो भी है ना। तो इस तरह से फ्लूइड का अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है किसी में और उसका टेम्परेचर टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हुआ, वो 12 बजे भी उतना ही है, 1 बजे भी होगा, 2 बजे भी उतना होगा, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो वी हैव कंसिडर इज द स्टडी फ्लो डिवाइस और द स्टडी फ्लो। ओके, बट इफ द टेम्परेचर इज चेंज, अगर मान ली 12 बजे आपने इतना नोट किया और 1 बजे आपका यहाँ से डिफरेंट है, 25 ना होके 30 है, यहाँ 20 ना होके 10 है, यहाँ 23 ना होके 13 है, देयर इज चेंज अकर, देन दिस इज नोन एज द अनस्टडी फ्लो। तो ये चीज क्लियर है। इफ द फ्लूइड, अब सिंपल डेफिनेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में, इफ द फ्लूइड पैरामीटर्स आर नॉट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ओके, then we consider it is the steady flow। if del v by del t is equal to 0 at particular x naught, y naught and z naught, then this is known as the steady flow। अगर प्रेशर भी आपका टाइम के हिसाब से 0 है at particular पोजीशन पे, then it is the steady flow। if the density is not changed with respect to time, ये सब 0 हैं, then it is the steady flow। ओके, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, क्योंकि कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम से हमें एग्जाम्पल्स देके वो पूछते हैं कि स्टडी है या अनस्टडी है। तो फॉर एग्जाम्पल द फ्लो थ्रू पाइप व्हेन डिस्चार्ज इज कांस्टेंट इज स्टडी फ्लो। अगर किसी पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है और डिस्चार्ज आपका कांस्टेंट है, हम आगे बताएंगे डिस्चार्ज क्या है, तो वो आपका जो फ्लो होगा, है ना, तो वो स्टडी होगा। Flow through pipe when discharge is varying with respect to time, then it is the unsteady flow। Many devices such as the turbine, compressors, boilers, condenser and heat exchanger operate for long period of time under the same condition and they are classified as the steady flow। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
अब आपने टरबाइन, कंप्रेशर्स, बॉयलर्स वगैरह ये तो नहीं देखे, आपको मैं एक एग्जांपल आपके घर पे बताता हूँ जो आपने देखा होगा। आपने एसी चलाया दोपहर के, मान लिया जैसे 12 बजे चालू हो जाता, बहुत लोगों का आपने देखा है कि एसी जो है रात 12-12 घंटे कंटिन्यूस चल रहा। ऑफिस में सुबह चालू हो जाता है 9 बजे एसी, फिर वो चल रहा जब तक 5 बजे तक चला। तो in that duration after certain time the properties of the the air that is flowing inside the AC, it will remain constant। वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही, वो क्या है, कांस्टेंट हो रही है। वो आपके रूम की कूलिंग कांस्टेंट कर रहा है, आपके रूम का टेम्परेचर उसने 16 डिग्री मेंटेन किया हुआ, 16 आपका 12 बजे भी था, 11 बजे भी था, 11 पे भी था, 12 पे था, 1 था, शाम तक वही 16 डिग्री बना रहा। देन दिस इज द स्टडी फ्लो। आपका एसी 15 घंटे तक चला रहा तो अलग अलग कंडीशन पर नहीं चला। यू फिक्स द टेम्परेचर ऑफ द रूम, इट इज ए स्टडी फ्लो डिवाइस। बट आप क्या कर रहे हो, कभी 16 रख रहे हो, कभी 17 रख रहे हो, कभी 18 रख रहे हो, कभी 25 रख रहे हो, कभी 30 रख रहे हो। if the temperature of the room is varying, then the conditions of the air conditioning is varying, and this is known as the unsteady flow। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द स्टडी फ्लो एंड व्हाट इज द अनस्टडी फ्लो। तो जैसे ही बड़ी बड़ी टर्बाइंस हैं, कंप्रेशर्स हैं, बॉयलर्स हैं, ये लगातार चलते रहते हैं, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रहा है, स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है, 15-15 दिन तक लगातार कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो उस केसेस में दीज डिवाइसेस नोन एज द steady flow device। The fluid properties, the properties of the material, the temperature, everything remain constant। Okay, now second is the uniform and non uniform flow। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं, यूनिफॉर्म का जस्ट उल्टा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, in a uniform flow is defined as that type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space। Okay, तो uniform flow is defined as that type of flow in which the velocity at any given time does not change with respect to space। For example के तौर पे आप लोगों ने देखा कि जैसे कोई पाइप है, इस पाइप का डायमीटर आपका d है, ठीक, और फ्लो इस पाइप के थ्रू हो रहा है, और इस पाइप पे कई सेक्शन है, जैसे 1 सेक्शन यहाँ है, सेकंड सेक्शन यहाँ पे है, थर्ड सेक्शन यहाँ पे है, और फोर्थ सेक्शन यहाँ पे है, ठीक है। अब जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका यहाँ पे डिस्चार्ज क्यू दिया है, तो वेलोसिटी आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तब भी क्यू बाई ए होगा, डायमीटर फिक्स है तो एरिया फिक्स होगा। इस सेक्शन का क्यू जो वेलोसिटी बी2 होगा वो भी क्यू डिवाइड बाई ए होगा, यहाँ की वेलोसिटी क्यू डिवाइड बाई ए होगी, यहाँ की वेलोसिटी आपकी v4 भी क्यू डिवाइड बाई ए ही होगी। तो अब क्यू फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो द वेलोसिटी v1 एट सेक्शन 1 जितनी होगी उतनी 2 पे होगी, इतनी 3 पे होगी, 4 पे होगी। मान ली बी पाया, v1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आती है, तो ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई, ये भी 2 हो गई। तो इफ यू आर हियर you can see the velocity at all locations of the pipe remain constant at a particular time। आपने 12 बजे देखा और 12 बजे ये देखा कि हर सेक्शन पे वेलोसिटी बराबर है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज द यूनिफॉर्म फ्लो। The uniform flow is the flow in which the fluid parameters like velocity, pressure, and density will not change with respect to the space। Parameter is known as the uniform flow। Okay, तो ये समझ में आ गया। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या है, अगर वेलोसिटी आपकी चेंज आती, या 2 आती, या 3 आती, या 4 आती, या 5 आती, तो क्या है ये, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो एग्जांपल आप देख लें, फ्लो थ्रू कांस्टेंट डायमीटर पाइप इज नोन एज द यूनिफॉर्म फ्लो। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कॉम्पिटिटिव में। फ्लो थ्रू वेरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगर जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन का कोई पाइप है, फॉर एग्जांपल पाइप इस तरह का है, ठीक है, तो इस तरह की पाइप में वेलोसिटी चेंज होगी, जैसे 1 सेक्शन पर अलग होगी, 2 सेक्शन पर अलग होगी, 3 सेक्शन पे अलग अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ का डायमीटर d1 है, यहाँ का डायमीटर d2 है, यहाँ का डायमीटर d1 है, तो यहाँ के एरिया a1 अलग होगा, a2 अलग होगा, a3 अलग होगा। तो जब एरिया अलग होगा, कांस्टेंट डिस्चार्ज होने पे भी वेलोसिटी अलग आएगी, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप समझ लें, यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसके बाद आता है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या है, आप सिंपल शब्दों में समझें, इफ द फ्लो इज अकर लाइक इन द फॉर्म ऑफ लेयर, और एट लो वेलोसिटी द फ्लूइड पार्टिकल्स आर मूविंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर, एक डायरेक्शन में मूव करे लेयर्स में,
लेयर्स के फॉर्म में, ओके, दे आर नॉट मूविंग इन disordered way, then this type of flow is known as the uniform flow. और turbulent flow में क्या है, the fluid particles are moving in zigzag direction, okay, some particles are moving upward, some particles are moving in downward direction, तो this type of flow is known as the turbulent flow. ये आपका turbulent flow हो गया और ये आपका laminar flow हो गया, ओके। और इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक पैरामीटर है रेनॉल्ड नंबर, वो हम आगे बताएंगे जब डायमेंशन लेस पैरामीटर बताएंगे तब उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हाल फिलहाल में आप समझिए लेमिनार फ्लो है क्या और टर्बुलेंट फ्लो क्या है। तो देखें, when the fluid particles move in well defined path along the direction of flow in a streamlines and the streamlines are straight, then the flow is laminar flow। तो सिंपल शब्द में है, आप जैसे चाहे वैसे बना के लिख दें। if the particles are moving in a well defined path in a streamline is in a straight line, okay, then it is considered a laminar flow. In laminar flow the fluid is moving in layers and layers are moving adjacent to each other। तो layers के फॉर्म में बड़े तरीके से आपको फ्लो होता दिखाई देगा, तो this type of flow is known as the laminar flow। But in the case of turbulent flow is that type of flow in which the fluid particles move in zigzag way। The fluid particles are moving in zigzag way। So due to the movement of the fluid particles in zigzag way, the eddies formation takes place। तो turbulent flow क्या है? When the fluid particles are moving in zigzag direction and the eddies are start to form, then this is known as the turbulent flow। तो simple है, इसे आप इस तरह से समझा सकते हैं। इसके बाद कंप्रेसिबल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो सिंपल चीज है कंप्रेसिबल फ्लो और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या है? इन कंप्रेसिबल फ्लो द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस इन द फ्लो डायरेक्शन, ओके। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या है? इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके, इज चेंज इन फ्लो डायरेक्शन, then it is known as the compressible flow। In incompressible flow the density of fluid changes in not changes, ये गलत लिखा है यहाँ पे। In compressible flow, the density of fluid changes in flow direction. In incompressible flow, the density of fluid is not changes in flow direction, then it is known as the incompressible flow। तो यहाँ करेक्ट आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। तो रोटेशनल और इरोटेशनल फ्लो क्या है कि जैसे कोई बॉडी रोटेट कर रही है, अगर रोटेट कर रही है तो इट इज मूविंग बाई सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, ओके। तो अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, मान लिया कोई फ्लूइड इस तरह से फ्लो कर रहा है एंड इट इज मूविंग इन कर्वलीनियर पाथ, इस तरह से, ओके। तो फ्लूइड क्या है? कर्व की तरह मूव कर रहा है। तो हमें ये पता करना है कि दिस फ्लो इज नॉन एज द रोटेशनल और नॉट। तो इफ दिस फ्लो इज रोटेटेड अबाउट सर्टेन एक्सिस बाई सम एंगुलर वेलोसिटी, मान ली 3 रेडियन पर सेकंड दी है, देन इट इज द रोटेशनल फ्लो। बट इफ इट इज ओमेगा इज इक्वल टू 0, देन इट इज द इरोटेशनल फ्लो। सिंपल है, ठीक है। तो in rotational flow the fluid particles are moving about own axis at constant angular velocity in streamlines, but sometime it is possible that the fluid is moving in curvilinear form, but it is not rotational flow। then if it is not a rotational flow then it is called the irrotational flow, okay। तो वो हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे कि कौन सा फ्लो, जैसे इक्वेशन आपको दी गई होगी, कौन सा फ्लो रोटेशनल है इरोटेशनल है, वो चीज हम आगे देखेंगे, ओके। इसके बाद देखते हैं वन डायमेंशन फ्लो। वन डायमेंशन फ्लो का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्लो हो रहा है, जैसे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, ओके। तो इट हैज द वेलोसिटी, फ्लूइड विल फ्लो बाई सर्टेन वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आपको इस तरह दी है 3x+3, तो इसका मतलब हुआ v इज द फंक्शन ऑफ ओनली x, v इज नॉट द फंक्शन ऑफ y एंड v इज नॉट द फंक्शन ऑफ z। हियर these are neglected। तो इफ v इज द फंक्शन ऑफ ओनली x, इसका मतलब दिस इज द वन डायमेंशन फ्लो, केवल एक डायमेंशन पे वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। So when the fluid variables such as velocity depend upon the one parameter of either x, y or z, then the flow is called the one dimensional flow। जैसे v is equal to 3x+4। टू डायमेंशनल फ्लो में क्या है? दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। when the fluid velocity is a function of two space coordinates like x and y, then it is a 2D flow।
v बराबर 4x/y plus 3. तो v is a function of x, y, but v is not the function of z, then this is the two-dimensional flow. When the velocity, three-dimensional flow में क्या है? When the velocity is the function of time and three space coordinate, then it is called the 3D flow. तो अगर v is the function of x, y and z, then it is called the three-dimensional flow. तो जैसे कोई सी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, जैसे पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो जैसे हम वन डायमेंशन फ्लो कहेंगे, ठीक है। अब अगर जो मान लिया किसी रिवर के अंदर, आप रिवर में देखें जो काफी गहरी है, काफी मतलब हाइट तक उसमें वाटर भरा हुआ है, तो कभी कभार क्या आप लोगों ने देखा कि रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, बट अगर रिवर की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो कभी कभार वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इन सम डेप्थ की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो रिवर के अंदर फ्लो होगा वो थ्री डायमेंशन फ्लो होगा, और जो पाइप के अंदर फ्लो होगा वो वन डायमेंशन फ्लो होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि फ्लो जो है कितने वेरिएबल्स हैं जो फ्लूइड वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है। अगर इस पाइप के अंदर होल क्रिएट कर दो और फ्लूइड इधर भी चलने लगे, तो उस डायरेक्शन में ये वन डायमेंशन फ्लो नहीं होगा। एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है इस पॉइंट पे, और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देयर आर टू डायरेक्शंस। ओके, अब देखो डिस्चार्ज क्या है। अब पहले मैंने बताया था डिस्चार्ज हम बाद में बताएंगे, अब यहाँ पे देख लो डिस्चार्ज क्या है। तो डिस्चार्ज Q, इट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू ए सेक्शन पर सेकंड इज नोन एज द डिस्चार्ज। तो कितना वॉल्यूम एक सेकंड में फ्लूइड का बाहर आया किसी भी फ्लो के अंदर, देन इट इज कंसिडर्ड एज डिस्चार्ज। ओके, सो इफ फ्लो थ्रू पाइप्स Q बराबर A इंटू बी, तो Q बराबर क्या है, एरिया A इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एंड V इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप। तो कोई पाइप है, उसका डायमीटर d है, तो उसका फ्लो क्रॉस सेक्शन एरिया पाई 4 इंटू डी स्क्वायर हो गया, और जो वेलोसिटी दी गई है आपको 3 मीटर पर सेकंड या जो कुछ भी न्यूमेरिकल में दी जाए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्चार्ज आपका आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन की। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू द पाइप रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके बेसिस पे है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, mass of the fluid flow through section 1 is equal to mass of the fluid flow through section 2। ठीक है, जितना मास पहले सेक्शन से आया उतना ही मास दूसरे सेक्शन में वापस जाएगा। दिस इज नॉन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जितना मास एंटर किया पाइप के अंदर उतना ही मास फ्लूइड का जो है पाइप के बाहर जाएगा। दिस इज नॉन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन इस सेक्शन से कितना जाएगा, तो रो 1 A1 B1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। आप डायरेक्टली याद कर लें, दिस इज नॉन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसे आप याद कर रखेंगे, रो 1 A1 B1 इज इक्वल टू रो 2 A2 B2। अगर डेंसिटी आपकी फ्लूइड की कांस्टेंट है रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, आप ये इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो दिस इज नॉन एज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस इक्वेशन के बेस पे एक न्यूमेरिकल है, वो हम सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखते हैं। ए जेट ऑफ वाटर फ्रॉम 25 मिलीमीटर डायमीटर, नोजल इज डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड। ओके, तो यहाँ पे नोजल का डायमीटर 25 मिलीमीटर दिया है, उससे बाहर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। Assuming the jet remains circular and the neglecting any loss of energy, that will the diameter at a point 4.5 meter above the nozzle. Okay, तो ये कह रहा है कि यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डायमीटर 25 है, और इसके बाद जो सेक्शन है वो सर्कुलर ही रहता है। तो ये पूछ रहा है 4.5 मीटर पे डायमीटर D2 जो होगा वो कितना होगा। द वेलोसिटी विद द जेट लीव्स द नोजल इज 12 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकंड दी गई है।
ठीक है, तो हम क्या करें, हमें वेलोसिटी यहाँ पे पता है, डायमीटर d1 पता है, हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लें और फिर क्वांटिटी इक्वेशन से डायमीटर निकाल लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद कर लो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा है। जब भी कभी नोजल में इस तरह से फ्लो हो कि ग्रेविटी के अफेक्ट की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली ग्रेविटी जो आपके मोशन लॉ हैं उन्हें आप यूज कर सकते हो। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी b2 है, इस पॉइंट की b1 है, तो b2 इज लेस देन b1, ये आप लोगों को पता है ग्रेविटी की वजह से। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करें, b2 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 स्क्वायर माइनस 2gh। तो आपका जो b2 आएगा दैट इज इक्वल टू b1 स्क्वायर माइनस 2gh। v1 इज इक्वल टू 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.81 इंटू 4.5। तो आप v2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7.46 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वेलोसिटी v2 निकाल ली एट दिस सेक्शन। नाउ कैलकुलेट, जैसे अब आप क्वांटिटी इक्वेशन लगाएं, तो क्वांटिटी इक्वेशन क्या है, ρ1 a1 b1 इज इक्वल टू ρ2 a2 b2। हियर ही कंसीडर द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, इसने पहले ही बोला है फ्लो इनकम्प्रेसिबल है और डेंसिटी वाटर की कांस्टेंट रहेगी। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका क्या रह जाएगा, a1 b1 इज इक्वल टू a2 b2 स्क्वायर। अब एरिया a1 कितना है, पाई 4 इंटू d1 स्क्वायर, है ना, तो यहाँ रख दो, तो d1 स्क्वायर इंटू b1 इज इक्वल टू d2 स्क्वायर इंटू b2। ठीक है, ये है। तो आपको क्या चाहिए, d2 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इंटू d1 स्क्वायर। तो d2 स्क्वायर इज इक्वल टू b1 कितना दिया है, 12, ठीक है, 12 डिवाइड बाई 7.46 इंटू 25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 31.70 मिलीमीटर। तो डायमीटर d2 आ गया। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आईएएस में या इसरो में आया हुआ है कि अगर कोई नोजल है वो वर्टिकल इस डायरेक्शन में है तो उसकी वेलोसिटी इस हाइट पे बताइए, या उसका डायमीटर पूछ लेंगे जिस तरह से इस न्यूमेरिकल में पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, इस पर ध्यान दो। ओके, थैंक यू।